आज मक्का हमारे क्षेत्र से लगभग खेती से बाहर हो रहा है। उसका एक ही कारण है, आपने एक बात कही रोजगार देने की बात। करजी फार्म हमारी एक नर्सरी यूनिट है और मानसून एग्रो एजेंसी के नाम से एग्रीकल्चर की हमारी एक और शॉप है। वो अपने घर को भी चला रही हैं, जी। स्किल्ड भी हो रही हैं। हाँ। बिहार का व्यक्ति यदि उसको वहाँ रोजगार की संभावना नहीं है, वो बंगाल में और आपके लद्दाख में जाके काम कर रहा है, वो भी भारत का हिस्सा कोई निर्माण कर रहा है। लद्दाख के ठंड में आप जाके देखिएगा तो बिहार का आदमी काम करता हुआ मिलता है। धान का किसान बम हो रहा है, हाँ। तो गेहूं का किसान क्यों नहीं होना चाहिए, मक्का का किसान क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो है ग्राफ्टेड पौधा तैयार करने में कितना कॉस्ट आ जाता है। नर्सरी इंडस्ट्री अगर शुरुआत करते हैं तो कौन कौन से लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे देश में चल रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान को आप किस तरह लागू होते हुए देखते हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं। और सरकार से तीसरी मांग करूंगा कि जो नमस्कार, प्रणाम। एक शानदार नए वार्तालाप में आपका स्वागत है। मल्टीपल बिजनेसेस करजी फार्म, जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है नर्सरी इंडस्ट्री है, इसके साथ ही महामाया मिल स्टोर जहां पर कृषि से जुड़े उपकरण बनाए और बेचे जाते हैं। इसके साथ ही साथ मानसून एग्रो एजेंसी, जहां पर मैं आपको बता दूं कि तमाम तरीके फर्टिलाइजर सीड्स उपलब्ध रहते हैं, जो लगभग कहीं ना मिले वो इनके यहाँ उपलब्ध रहती है। और इससे भी सबसे बड़ी बात कि इनके मल्टीपल बिजनेसों में लगभग 600 से ऊपर एम्प्लॉय, यानी कि रोजगार देकर लोगों को आत्मनिर्भर भारत में एक सबसे महत्वपूर्ण जो है सहयोग करते हुए सफल बना रहे हैं। और इन मल्टीपल बिजनेसों के संचालक हैं मिस्टर राकेश गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप। बढ़िया हूँ। जी जी जी। इतने मल्टीपल बिजनेसों को संचालित कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है कि लगभग 600 से ऊपर लोगों को रोजगार देकर और इतने बढ़िया ओहदे में पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी जी जी। पारिवारिक व्यवसाय है, इसमें मेरे अलावा परिवार के मेरे सभी सदस्य, मेरे बाबूजी, मेरे भाई जी, मेरे दोनों बच्चे साथ में काम करते हैं। हाँ हाँ। और हम लोगों का जो बेस है वो एग्रीकल्चर का रहा। जी, तो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे आज 3 पीढ़ी, हाँ। मेरे फादर जी, जो 80 ईयर ओल्ड हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे और मेरा भाई, जी। हम लोग मिल करके साथ में काम करते हैं। तो एक जो आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी आज कल और आज, जी। तो बिल्कुल हम लोग 3 पीढ़ी एक साथ काम करते हैं। इसलिए ये जो हमारा व्यवसाय है जी, सब बढ़िया से चल रहा है। आपने एक बात कही रोजगार देने की बात, जी। 600 लोगों को। हाँ। इसमें और एक अच्छा बात तब महसूस होता है मुझे जब इसमें 600 में से लगभग 450 महिलाएं काम करती हैं। अच्छा। और वो अपने घर को भी चला रही हैं, जी, स्किल्ड भी हो रही हैं। हाँ। और जवाबदारी तो देखते बनता है कि वो महिलाएं को मालूम है कि पौधों का काम है, तो पौधों के उम्र के साथ उसको तैयार करके देना है। हाँ। तो यदि कोई चीज़ थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है जी, तो वो पूरा मदद करती हैं और रेगुलर अपनी समर्पण भावना के साथ काम करती हैं। जी। तो टीम बहुत अच्छा है, इसलिए सारे व्यवसाय निर्बाध रूप से भी चल रहे हैं। 450 महिलाएं, जिसे महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा आप सहयोग कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो किसी भी स्टाफ जब आप हायर करते हैं तो उनमें क्या स्किल देखते हैं। अलग अलग स्टाफ टीम है, जी। कुछ ऑफिस स्टाफ हैं, कुछ फील्ड स्टाफ हैं, कुछ हमारे यूनिट्स में काम करते हैं, ग्राफ्टिंग यूनिट में या जी, हमारे नर्सरी में काम करते हैं। तो जिसके जिसके जो जो स्किल हैं जी। उनको रखता हूँ। हमारी प्रायोरिटी रहती है फ्रेशर की, हाँ। जो फ्रेश ब्रेन है, हाँ हाँ। जो नए लोग हैं, जी। उनको हम बहुत अच्छे से उस काम में ढाल पाते हैं। इसलिए अगर फ्रेशर हैं तो मैं देखता हूँ कि 1 आध महीने का 2 महीने का मेहनत होता है, हाँ। फिर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो जो लोग भी काम करने आए हैं जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे आदिवासी अंचल में इतना बढ़िया स्किल लेबर, इतना बढ़िया आउटपुट देने वाली टीम जी। तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे लोगों में कार्यकुशलता की कमी तो नहीं है, नहीं, सक्षम और अच्छा श्रमिक आपको टीम मिलेगा। मेहनती लोग हैं। हाँ। और
स्किल लेबर, मतलब वो स्किल। टेक्निकल काम है, हाँ उसको भी हाँ। बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे जीरो अनुभवों के साथ भी अगर कोई आता है तो आप उसे भी रख लेते हैं। वो प्रायोरिटी हमारी, मतलब वो लेबर को मैं और हमारी टीम के लोग हम्म। बहुत बेहतर तैयार करके, और हम उसको जो जवाबदारी देते हैं उसमें उसको हम लोग पारंगत कर देते हैं। ठीक ठीक। अभी वर्तमान में चाचा जी आपके कितने बिजनेसेस संचालित हो रहे हैं? अ, करजी फार्म हमारी एक नर्सरी की यूनिट है, उसके जी। सब ब्रांच तो 3 हैं। अच्छा अच्छा। जो नर्सरी बना के देते हैं, हम हाँ। लोग लेते हैं। साथ में एक मेरी महामाया मिल स्टोर के नाम से मशीनरी की शॉप है। जी। मानसून एग्रो एजेंसी के नाम से एग्रीकल्चर की हमारी एक और शॉप है। और साथ में मैं रॉयल पार्क के नाम से रियल एस्टेट में भी मैंने कॉलोनी का भी एक निर्माण किया है, जी। वो भी काम चल रहा है। और जवाबदेही के साथ हाँ। अगर काम करिए तो काम ठीक चलता है। सफल होता है। और चैलेंजेस तो रहती हैं बिजनेस में, लेकिन ठीक चलता है। आपकी अगर देखा जाए तो एकेडमिक शिक्षा कहाँ तक रही है? मैं बीकॉम किया, जी। और फिर मैं दिल्ली में सीए कर रहा था। सीए अच्छा। इंटर्नशिप उस समय होती थी, वो पूरा किया, और इंटर के एग्ज़ाम मैंने दिए है। हम्म। उसके बाद फिर मैं किसी पारिवारिक कारणों से अपनी पढ़ाई अधूरा सीए का छोड़ करके फिर वापस वापस। अंबिकापुर आकर के अपने पारिवारिक बिजनेस में शामिल हो गया। अगर देखा जाए चाचा जी तो मल्टीपल बिजनेसेस को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए किस तरह का शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है? आ, एक तो जवाबदारी, जी। और दूसरा बिजनेस में वही है जो 5 चीज़ें सुनने को मिलती हैं: जी। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। अच्छा। तो ऊपर की 3 चीज़ें तो आज हम व्यवस्था कर सकते हैं: भूमि, हम्म। पूंजी और हम्म। श्रम। श्रम। साहस और संगठन अपने अंदर होना चाहिए। अंदर होना चाहिए। और मैं एक चीज़ देखा हूँ, समझा हूँ जी। कि वर्क प्लान करिए हाँ। सूर्योदय के साथ, और एक एक्सरसाइज काम बंद होते समय हम्म। शाम को कर लीजिए। क्या मुझे करना था, हम्म। क्या मैं कर पाया, और क्या मुझे आगे करना करना है। है। तो अगले दिन फिर आप उसके ऊपर जब आगे बढ़ते हैं तो भी काम होती है। मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी हूँ। हम्म। मैं उन कामों को भी बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ तक रिजल्ट आती है हम्म। ये अलग विषय है, लेकिन दिन को बड़ा करना चाहिए, और अपने जवाबदेही को पूरा करते करते जो बच गया हाँ। उसको नेक्स्ट डे के प्लान में लेके चलेंगे तो चीज़ें सब हल होती हैं। ब्रेन के ऊपर आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि जब लोग मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं, हम्म। अ, एक ऐसे सक्सेस व्यक्ति को देखिए आप हाँ। कि वो बहुत से काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, पहला चीज़। और दूसरा, सोचने से कुछ नहीं होगा, जी। फिर उसके प्रति अपने को पूरे जुझारूपन के साथ अपने को लग करके उन कामों को और उनके चैलेंजेस को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मल्टीपल बिजनेसेस के साथ आदमी जो है व्यस्त हो जाता है, परिवार को और बिजनेसेस को दोनों को समय देना, टाइम मैनेजमेंट का क्या आपका आधार है? टीम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जी। जब टीम मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और जब टाइम मैनेजमेंट आप अच्छा कर लेंगे जी। तो आप ना व्यस्त रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शब्द आता है अस्त व्यस्त। हाँ। तो जब आप टीम मैनेजमेंट नहीं करेंगे और टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप अस्त व्यस्त रहेंगे। और मेरी जो प्लानिंग रहती है वो व्यस्त रहने की रहती है। मैं सुबह उठते के साथ जी। मैं अपने दिन को सेट कर लेता हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करना है, और थोड़ा सा बीच में समय रखता हूँ कि कोई एडिशनल वर्क यदि आ गया हाँ। तो मैं उसको कर लूँ। तो 60-70% संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने जो सोचा था वो काम को पूर्ण कर किया। लिया। तो व्यस्त रहता हूँ मैं, हाँ। अस्त व्यस्त नहीं रहता हूँ। अस्त व्यस्त नहीं रहता हम्म। है। ठीक ठीक। जैसे आज के टाइम पर युवाओं को अगर देखा जाए तो अपने 24 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटा तो फोन पर ही चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं और अपना ज्यादातर समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए आज के समय पर, आपका नहीं, जरूरी सलाह? ये परसेंटेज कुछ हो सकता है, हाँ हाँ। पर मेरे भी 2 बेटे युवा हैं, जी। बहुत जवाबदारी से काम कर रहे हैं।
मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्तों के बच्चे हाँ। और जो नया अभी जो जेनजी आई है टीम जो, जी। ये कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान दे रही है, अपनी आउटपुट दे रहे हैं। जी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हाँ। ये जो हमारे ऑफिस के टेबल में डायरियां रखी हुई है ना, जी। तो वो इस मोबाइल से सारा काम कर लेते हैं। रील देखना, हाँ। थोड़ा रिलैक्स करना, ये एक पार्ट हो सकता है, हाँ। हाँ। लेकिन जो नया युवा है हम्म। वो मान के चलिए कि जवाबदारी को लेने हेतु ना हम्म। आतुर है। उसके सोच भी बड़े हैं, उसकी प्लानिंग भी अच्छी रहती है। हाँ। और मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है जी। कि जनरेशन जो चेंज हो रहा है, हम्म। तो लाइफ स्टाइल तो बदल रही है, वर्क स्टाइल भी बदल रहा है। हर वर्ष और हाँ। हर जनरेशन में कुछ प्रतिशत लोग अपनी जवाबदेही को उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। लेकिन न तो पहले न तो आज, ये जो युवा भारत है, हम्म। इसमें जो युवा है, मैं जितना समझ पा रहा जी। हूँ, वो जवाबदार है और अच्छी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैं डायरी नोट कर रहा हूँ, हाँ। तो वो लोग एआई यूज कर लेते हैं, तो उनका काम विद इन मिनट हो जाता है। मिनटों में जाता है। मैं रिमाइंडर याद रखा हूँ, मैं अपनी एक टीम को तैयार करके रखा हूँ। हम्म। मेरा रिमाइंडर है, मेरा डायरी है, मेरा नोटबुक हम्म। है, मेरा वर्क प्लान है। हाँ। ठीक, वर्क टू डू एक कंपनी में लिख के रखते हैं। हम्म। उन लोगों के पास रिमाइंडर है, उनके पास में हमसे बहुत एडवांस कैलेंडर है, तो वो लोग उस काम को करते हैं अच्छे से, मैं देखा हूँ। जी। और मेरे पास भी युवाओं की टीम है, मतलब मेरी टीम आप देखेंगे, हाँ। अगर टोटल टीम को आप देखेंगे तो एवरेज एवरेज आपको निकलेगा, एवरेज एज 32 से 30, हाँ। 32 से 30 ईयर का एवरेज एल्ड आएगा, मतलब एज आएगा। एज। 40 प्लस वाले 10% होंगे, और 20 से लेकर के और 30 तक की जो एज है ना, वो टीम ज़्यादा है और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा चाचा जी, आप जो भी कारोबार संचालित कर रहे हैं, उसमें से आप कितने शुरू किए हैं, या फिर विरासत में कुछ मिला है आपको? कृषि का जो काम है वो विरासत में मिला। जी। मेरे फादर फार्मर हैं, हाँ। अच्छा खेती कर रहे हैं। जी। आज भी 80 साल की उम्र में बहुत अच्छा खेती करते हैं वो, जी। और मैं उनसे ही खेती सीखा हूँ। फिर मैंने कृषि मशीनरी और एग्रीकल्चर का काम किया, सीड पेस्टिसाइड का काम मैंने किया चालू। हाँ। लेकिन जो नर्सरी के उद्योग में हम लोग आए, वो मेरा जी। बेटा आया, अच्छा। और मेरे दोनों बेटों ने तय किया कि हमको नर्सरी उद्योग जाना है। क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े थे, तो इसको पिक करने में बहुत टाइम हमको नहीं लगा। पहले हम नर्सरी खरीदते थे, अब हम नर्सरी बना रहे थे। बना रहे। लेकिन आज मैं एडवांस फार्मिंग में बहुत दिनों से काम किया था, हाँ। तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुआ इसको पिक करने में। तो रियल एस्टेट का काम मैंने ही चालू किया था, तो ऐसे एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी काम को मैंने शुरुआत किया, और आज पूरा परिवार उसको बहुत अच्छे से चला रहा है। जी, पूरा परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। मतलब जैसे जो आप धर्म की बात करते हैं जी। और आप रीति रिवाज की बात करते हैं, जी। तो उसमें आपको जो कुछ नियम बने हैं ना, और कुछ जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उनका भी आप लोगों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात हो रही है कि हम तो भी धार्मिक लोग हैं, हम हम्म। हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हम्म। हम लोग सामूहिक परिवार में रहते हैं, तो हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग अनडिवाइडेड फैमिली वाले लोग हैं, पूरा परिवार एकजुट है, एकजुट है। इसलिए परिवार जो है अभी अच्छे से चल रहा है। आज के समय पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर परिवार बिछड़ जाते हैं या फिर बट जाते हैं, फाइट शुरू हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट मतलब कंपटीशन की फाइट, कंपटीशन की। फाइट मतलब जवाबदेही की फाइट। और फाइट का मतलब होता है कि जो पहले जो हमारी व्यवस्था थी, ये काम ये देख लेगा, ये हाँ। काम ये हाँ। देख लेगा, ये काम ये देख लेगा, और जब सब काम एक ही व्यक्ति देखता है, तो फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ी परिवार अभी बहुत अच्छा चल रहा है भगवान के आशीर्वाद से, जी। जी। तो आगे भी चले। और इसलिए हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जो परिवार बट जाता है, उनको क्या कहेंगे आप? जवाबदेही बंटना चाहिए, अपनापन नहीं बंटना चाहिए। अपनापन नहीं बटना चाहिए। जवाबदेही बंटने से आउटपुट मिलता है, और अपनापन बंटने से अकेलापन मिलता है। और जब अकेलापन मिलता है तो रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी उसकी कम हो जाती है।
जी। और जब संगठित आदमी रहता है तो थोड़ा रिस्क लेता है। हाँ। और एक कहावत इंग्लिश में, हाँ। नो रिस्क नो गेन और मोर रिस्क मोर गेन। तो थोड़ा जब आप रिस्क लेते हैं बिजनेस में, थोड़ा आप जी। जब रिस्क लेते हैं हाँ। सामाजिक जीवन में, बिजनेस में और प्रोफेशन में, हुँ। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपको वहां से गेन आउटपुट। मिलेगा। हाँ। तो मैं तो यही कहूंगा कि परिवार एकजुट रहें, संगठित रहें, जवाबदेही सबके बटे रहें। और इस रास्ते पे जितने दिन तक अपन चलेंगे, जी। उतने दिन तक आपको सुकून के साथ पारिवारिक जवाबदेही के बंटवारा के साथ आपको सफलता मिलना लगभग तय है। तय है। जैसे आप बताएँ कि रियल एस्टेट का बिज़नेस आपने शुरुआत किया था। रियल एस्टेट का बिज़नेस क्या है? मैं अपने मित्र के साथ में एक टीम बना करके हम लोग रियल एस्टेट का काम किए, कॉलोनी हमने बनाया है। अच्छा। ये हमारे एक मित्र की ज़मीन थी। जी। हम और मेरा एक मित्र, हम 3 लोग मिलकर के उस प्रोजेक्ट को लाए, कुछ हमने ज़मीनें उसमें और परचेज़ की और धीरे-धीरे करके उसको हमने बढ़ाया। जी। अब चूँकि हमारे लिए नया काम था, तो एक ही कॉलोनी को बनाने में हमको 12 साल लग गया। अच्छा। बट सीखते, समझते, करते-करते में ये आया कि हाँ। शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन सही पेपर के साथ में जो क्रेता है, हाँ। वो कंफर्ट ज़ोन में रहे, उसको सही व्यवस्थाएँ मिलें, उसको सही कॉलोनी के अंदर में आंतरिक विकास का सब चीज़ें मिल सकें, एक सही प्लानिंग हो, उसके तहत में हमने एक प्रोजेक्ट डाली। और वो प्रोजेक्ट आज अंबिकापुर में लगभग अ, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, रॉयल बेस्ट। पार्क के नाम से है। जी। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आगे हम लोग जो दूसरा प्रोजेक्ट डालेंगे उससे और बेहतर करेंगे। लेकिन हमने कभी वो टुटके-बटके वाला ज़मीन और एक प्रथा चलती है कि हाँ। केवल अवैध प्लॉटिंग का काम कभी मैंने कभी नहीं किया, ना कभी जी। सोच में भी नहीं है। तो वैध कॉलोनी का निर्माण लोग करें, हुँ। वैध प्लॉटिंग करें, गवर्नमेंट के नॉर्म्स का पालन करें, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जी। नियम को पालन करते हुए जिनको भी काम करना है, अगर उनके पास ज़मीन है तो अपनी ज़मीन पे डेवलप करें, ज़मीन किसी और की है तो वो डेवलपमेंट राइट लेकर के भी डेवलप युवा कर सकता है, बट प्लानिंग उसको अच्छी करनी पड़ेगी और जवाबदेही के साथ काम करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक। और ये जो है रियल एस्टेट का बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए अगर देखा जाए, तो लाइसेंस, रेरा सर्टिफ़िकेट कितना महत्वपूर्ण है? इसमें 5 प्रक्रिया होती हैं। जी। इसमें पहली भूमिका शुरू होती है राजस्व विभाग से। जी। राजस्व विभाग के कार्यों को पूर्ण कर लेंगे आप, हाँ। जो पेपर वर्क है, जी। तो फिर आपको आना पड़ेगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आप लेआउट पास करा लेंगे, हुँ। तो आपको आना पड़ेगा नगर पालिक निगम के पास। वहाँ आपको कॉलोनी विकास के पेपर मिलेंगे जी। या भवन अनुज्ञा मिलेगी। वहाँ से आप आएँगे रेरा के पास। हाँ। रेरा आपको जो कस्टमर्स हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो नियम्स बनाई है, जी। उसके तहत में रेरा आपका पंजीयन करेगी। फिर आपका बैंक में खाता खुलेगा, रेरा डेडिग्नेटेड अकाउंट और रेरा रेगुलर अकाउंट। जी। फिर आप कॉलोनी का क्रय विक्रय का काम शुरुआत हो जाती है। शुरुआत कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया में 2-3 महीना लगता है, पर सक्सेस वही व्यक्ति है जो नियम के साथ काम को करता है, करता रहे। या सुकून उसी को है जो नियम के साथ काम को कर रहा है। जैसे रियल एस्टेट के बिज़नेस में कैपिटल गेन इनकम और रेंटल इनकम, डिफ़रेंस कुछ? नहीं, रियल एस्टेट में 2 पार्ट हो गया। जी। एक रियल एस्टेट हो गया सेल का, हाँ। मैंने जो बताया आपको, जी। तो उसमें आपको जो इनकम आएगा हुँ। वो इनकम आपका परमानेंट। प्रॉपर्टी के सेल से आएगा। तो हुँ। वो एक पार्ट अलग हो गया। जी। दूसरा आपने बोला रेंटल इनकम, जी। तो वो रियल एस्टेट क्या हो गया कि मैं ऑनर हूँ, हुँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाई कॉलोनी, मैंने एक चाहे कमर्शियल चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया और हुँ। उसको मैंने रेंट पे दे दिया। तो रेंट से जो इनकम आ रही है, वो इनकम आपका रेंटल इनकम रेंटल है। इनकम हो गया। जी, तो ये दोनों अलग-अलग प्रकार के इनकम होंगे। अगर किसी बिगिनर को घुसना हो रियल एस्टेट में, तो कहाँ से शुरुआत करना उचित रहेगा? पहले तो 1-2 साल वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम करे और प्रोजेक्ट में काम करने के बाद फिर वो जब ये समझ ले कि पेपर्स कैसे तैयार होते हैं, कस्टमर्स को क्या सुविधाएँ देनी है, हुँ। और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट में हाथ डाले। फिर वो तय कर लेगा कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं किसी के साथ लग के, मिल के, मैं डेवलपमेंट राइट लेकर के मैं कॉलोनाइज़र लाइसेंस लेके काम करूँ, हुँ। या फिर मैं खुद ही ज़मीन खरीद करके अपना बिल्डिंग या अपनी कॉलोनी, अपना लेआउट प्लान के आधार पे प्लॉटिंग बेचूँ। एक पार्ट तो ये हो गया। जी। दूसरा पार्ट हो गया, अगर किसी को रेंटल इनकम का इंटरेस्ट है, हाँ। तो उसके पास प्रॉपर्टी अगर है,
तो मूल्यांकन कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉमर्शियल चलेगा, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चलेगा। हम्म। उसके आधार पर वो लोग अपना प्लानिंग को तय करते हैं। ठीक ठीक है। और ये जैसे कि एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, इसमें जो है रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए कुछ छूट लाभ या फिर प्रोत्साहन? वो इनकम टैक्स एक्ट जो आप बता रहे हैं वो तो जी। अब पुरानी बात हो गई। पुरानी बात होगी। अब इनकम टैक्स एक्ट आ गया 2025, 25। अभी नया एक्ट आ जी। गया। और एक्ट में वो सब प्रावधान हैं हाँ। जो एक इनकम टैक्स एक्ट के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाँ। ट्रेडिंग से, मतलब कॉलोनी को बना रहा है तो उसको ट्रेडिंग से जो लाभ हो रहा है उसके आधार पर उसका इनकम टैक्स लगेगा। जी। कोई प्रॉपर्टी ले करके बेच रहा है हाँ। तो उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक। और जीएसटी में भी काफ़ी व्यवस्थाएं बिल्डर को गवर्नमेंट ने दी है। जी। तो उसमें 2-3 ऑप्शन है। हम्म। 1% का ऑप्शन है, 5% का ऑप्शन है। हम्म। उसको गवर्नमेंट अब चेंज करके 5% पे ले आया है हम्म। और 12% पहले लगता था। तो 2-3 ऑप्शन है, आप किस प्रोजेक्ट किस ऑप्शन पे जा रहे हैं ये देख करके तय करना पड़ेगा। लेकिन जो नया टैक्स रिज्यूम आया हाँ। 2025 इनकम टैक्स एक्ट, उसके तहत आपको अब इनकम टैक्स के नियमों का पालन आपको करना है। करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कर्जी फार्म की। तो कर्जी फार्म किस लिए फेमस है? कर्जी फार्म फेमस है क्वालिटी के ग्राफ्टेड जी। टमाटर और बैगन के पौधों में। ये दो पौधों में कर्जी फार्म का बहुत अच्छा किसानों की प्रतिशत मिल रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहूँगा, जी। अब चूंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है, हम लोग हाँ उसी हाँ। विषय पर बैठे हैं। जी। जो किसान ग्राफ्टिंग का काम कर रहा है, मतलब खेती कर रहा है, हाँ। तो उसे भी सीखना पड़ेगा कि मुझे काम को करना कैसे है। कर। अदरवाइज कभी कभी किसान को प्राकृतिक कारणों से या उसके प्रैक्टिस में कोई जानने अनजाने चूक से उसको वो आशातीत सफलता नहीं मिलती है तो किसान हतोत्साहित होता है। उसे प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है हाँ। कि वो या तो कर्जी फार्म के संपर्क में रहे, जी। या फिर वो एक फसल चक्र हमारे क्रॉप शो पे विजिट करे। हम लोग कराते हैं किसानों को अच्छा। अवेयरनेस के लिए, और पूरा एक सीजन पे नजर रखे। कोई चीज बीता नहीं है कि कल आज नहीं करूंगा तो कल हाँ। लेट हो जाएगा। सीख के करना हाँ। खेती को ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत बिना जानकारी के खेती अपन किए और एडवांस फार्मिंग की और वो परेशानी में अपन फंस जाते हैं। फंस गए। तो मेरा सलाह सभी किसानों को ये है कि आप यदि पौधा लिए तो आपको कर्जी फार्म से समय समय पर चर्चा करते रहना चाहिए। हमारे बहुत से टीम के लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं। हर चीज़ फ़ोन पे हल नहीं हो सकता, खेती है। बिल्कुल। तो कई बार आपको उन परिस्थितियों को जानने समझने के लिए किसान के खेत तक भी, अन्य किसान के, सफल किसान के खेत तक भी आपको चलना चाहिए, जाना चाहिए। खेती, मैं आपको बोलूँ तो फोटो और व्हाट्सएप के माध्यम से हल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपको खेती के लिए पुराना कहावत है, ग्राउंड खेत लेवल। जाए से ही खेती पता चले, हाँ। सरगुजिया में कहावत है। जी। तो खेती के लिए आपको खेत तक जाना पड़ेगा। हम्म। खेती सीखने के लिए एक सफल किसान के खेत तक जाना चाहिए। खेती सीखने के लिए यदि हमारे जैसे क्रॉप शो लगते हैं या कहीं भी आपके क्षेत्र में क्रॉप शो लग रहा है या जी। कोई सफल किसान है तो उसके संपर्क में आप आइए। जानकार जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के जो अ, जानकार लोग हैं, जी। विभाग के जो लोग हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, हाँ। इनके संपर्क में आइए तो आप एक सफल किसान बन सकते समय पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखा जाए तो आम जो किसान हैं बहुत बड़े नुकसान में फंसते चले जाते हैं, बहुत बड़ी नुकसान हो जाती है। क्या गलती करते हैं वो आखिर? नहीं, किसान नुकसान में चले जा रहे हैं ये तब जाएंगे, किसान नुकसान में, जब किसान अच्छी कृषि प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तब। किसान नुकसान में तब जाएंगे जब किसान गवर्नमेंट के साथ जो योजनाएं चल रही हैं उनमें उनकी सहभागिता नहीं हो पाएगी तब, चाहे वो गवर्नमेंट के कारण हो चाहे फार्मर के कारण हो। किसान नुकसान में तब जाएंगे जब वो प्लानिंग तो कर लिए पर बीच मझधार में उनके पास कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए या प्राकृतिक कारण आ जाए तो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे किसान की फार्मिंग के 4 हिस्से बांट देते हैं जी। पहला हो गया सीरियल क्रॉप्स, मतलब जो धान, गेहूं, चना, इनकी खेती है। जी। इनमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं कि पैडी हम आपसे सपोर्टिंग प्राइस में लेंगे। हाँ। तो पैडी का फार्मर नुकसान में नहीं है।
लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा जी। कि अगर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, को सरकार कानून का दर्जा दे दे, जी। तो अपने आप गेहूं का रेट भी तय हो जाएगा, बिल्कुल। अपने आप चना का रेट भी तय हो जाएगा, हुँ। और सरकार कहीं ना कहीं सिस्टम को बाधित, मतलब रोक, मतलब अ, जवाबदेही तय करा देगी कि किसान का सामान, कितना उत्पाद बिकेगा? इस रेट में कम से कम मिलेगा। तो आज इस बात को जवाबदेही के साथ निभाने के लिए सरकार की पार्ट है एक। जी। दूसरा, फार्मर का बात है। युवा किसान हुँ। नवीन टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर तरीके से उद्यान की फार्मिंग करे और पहले कृषि प्लानिंग बनाए। हुँ। जैसे सेंट्रल छत्तीसगढ़ का फार्मर, जी। नॉर्थ छत्तीसगढ़ का फार्मर, साउथ छत्तीसगढ़ का हुँ। फार्मर, झारखंड का फार्मर, बिहार का फार्मर, इन सब जगह अलग अलग प्राकृतिक चैलेंज, और एक ही प्लान सब कर लें तो फंसेंगे सब। बिल्कुल। अब बिहार में फ्लड आता है, हाँ। झारखंड में हमसे 15 दिन लेट बारिश है, हुँ। सेंट्रल छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट 45 डिग्री पार होता है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर कम है, बिल्कुल। यहाँ गेहूं की खेती हो सकती है, वहाँ गेहूं की खेती रायपुर में नहीं हो सकती नहीं हो है। सकती। ठीक। बस्तर में कहीं ना कहीं पे बिल्कुल समुद्र के बगल में है, वहाँ ह्यूमिडिटी है। फार्मर को अपने क्षेत्र के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते दृष्टिकोण को देखते हुए जब वो प्लानिंग बनाएगा, तो वो कहाँ से सीखेगा? या तो टेक्निकल लोगों से सीखेगा, या सफल किसान से सीखेगा। किसान से। व्हाट्सएप के साथ साथ, फेसबुक के साथ साथ, इंस्टाग्राम के साथ साथ किसान फील्ड में भी उतरेगा और इनका कॉम्बिनेशन मिलाएगा, जी। तो किसान सीखेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है हाँ। कि एक हुँ। अ, बहुत बड़ी एक कंपनी हाँ। एआई के क्षेत्र में, जी। एग्रीकल्चर में बहुत तेजी से काम कर रही है। हो सकता है कि 2 साल के बाद में हम लोग गन्ना जैसे क्रॉप में हाँ। हमारे देश के अंदर एआई टेक्नोलॉजी को देखना शुरू कर दें। थोड़ा हम लोग भी उसमें टच में हैं, अच्छा। बट अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा उसके हाँ, बारे हाँ। में, क्योंकि हमारे लिए भी नया चीज़ है। तो पर यहाँ तक खेती पहुँच रही है, तो किसान को सफल होने के लिए हुँ। केवल और केवल जवाबदार बनना है, साथ में उसे फील्ड में उतरना है करना है। और अपने भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बैठाएगा। शासन सरकार से रिक्वेस्ट भी करना है और दबाव भी बनाना है, मुझे शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ चाहिए, यदि मिल रहा है तो। हाँ। मुझे केसीसी चाहिए, हुँ। यदि मिल सकता है मुझे तो। हुँ। मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, और मेरा फसल एमएसपी पे बिकना चाहिए। धान का किसान बम बम हो रहा है, हाँ। तो गेहूं का किसान को क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। मक्का का किसान को क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। आज मक्का हमारे क्षेत्र से लगभग लगभग खेती से बाहर हो रहा है। उसका एक ही कारण है कि मक्का का बाजार भाव फिक्स नहीं है, तो किसान मक्का छोड़ करके धान की तरफ और उद्यान की फसल की तरफ जा रहा है। ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड दोनों में अंतर? ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड जो पौधे हैं, जी। ग्राफ्टेड पौधों का अर्थ होता है कि जो जमीन में हाँ। मिट्टी के साथ हाँ। जो जीवाणु है, मतलब जो सॉयल बॉर्न डिजीज है, हुँ। मिट्टी जनित बीमारी जो है, उनसे ग्राफ्टेड पौधे जो होते हैं वो लड़ने में सक्षम है। अच्छा। नॉन ग्राफ्टेड पौधे, हाँ। जो विल्ट एक बीमारी का नाम है, उकटा रोग बोलते हैं, अच्छा। बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजेरियम विल्ट है, कई प्रकार के विल्ट होते हैं। उस बीमारी से लड़ने की क्षमता नॉर्मल पौधे में नहीं होती है। नहीं होती है। ग्राफ्टेड पौधे में जो नीचे का हिस्सा है हाँ। वो वाइल्ड होता है, अलग टाइप का होता है, अच्छा। और ऊपर जो हम लगाते हैं सायन, हाँ। वो अलग होता है। अच्छा। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ। ये अ, जमीन जनित बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है। पौधे इसमें भी 5% 7% खराब हो सकते हैं, ये कोई वो नहीं है हाँ, आपका, हाँ। अजर अमर नहीं है। लेकिन ये आपके मेहनत के साथ आपको सफलता तक पहुंचाने में 90% पौधे सक्षम हैं। इसलिए ग्राफ्टेड पौधे, जहाँ पर सॉइल बॉर्न हुँ। डिजीज है, जहाँ पे हुँ। विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट है, फ्यूजेरियम विल्ट है, हुँ। उन क्षेत्रों में ग्राफ्टेड पौधे, खासतौर पे सोलेनोसी क्रॉप के, मतलब टमाटर, बैगन, मिर्च, तरबूज के हुँ। ग्राफ्टेड पौधों चलन में बहुत तेजी से आ रहे हैं।
और ये जो है ग्राफ्टेड पौधे जो होते हैं, इनको रोगों से लड़ने की जो है सहनशीलता कितनी होती है? बताया मैं आपको कि हाँ, बीमारी जनित जो जमीन जनित जो बीमारी है, हाँ, सॉइल हाँ। बॉर्न डिजीज, हुँ। उनसे लड़ने में ये एक्टिव है बहुत ज़्यादा, सक्षम है। सक्षम है। मतलब ये टॉलरेंट है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जी। ये कहीं ना कहीं रेसिडेंट है। आप अच्छे से काम करेंगे हुँ, तो ये पौधे आपको सफलता तक पहुंचाने में सक्षम है। सक्षम होंगे। अब बड़ी बात कह देने से कई बार किसान जो है ना उसको हाँ, मान के चलता है कि ये सारे इसमें गुण मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है, हुँ, वायरस आ सकता है। थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई जब ऊपर पत्तों पे आ रहा है तो वायरस आ सकता है, आ सकता है। ठीक। लेकिन सॉइल बॉर्न डिजीज नहीं आएगा। कितने परसेंट में नहीं आएगा? 90% पर। लेकिन 90% में 5-7% इसमें भी आ सकता है, आते ही है, संभावना आती है। आते हैं। 5-7% दिक्कत, 10% दिक्कत रहती है। हुँ, हुँ। और ये आप बीज का पैकेट भी जो लेते हैं, जी, शीड का पैकेट, उसमें लिखा रहता है 82%, 85%, 90%, 78% डिस्क्लेमर जर्मिनेशन, रहता है पहले से। ठीक। तो खेती जो ओपन फील्ड में होता है, हुँ, इसमें 100% कोई चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन मोर देन 80% रिजल्ट आपको मिल रहा है। हुँ, तो आप ये मान के चलिए कि आप सफलता में बहुत अच्छे पोजीशन पे, क्योंकि 80% मार्क आप पा रहे हो, तो आप अच्छी पोजीशन पे हो। लेकिन जिन पौधों में हुँ, जो पौधे नॉन ग्राफ्टेड हैं, हाँ, उनमें जब विल्ट आता है, उगटा रोग आता है, तो जैसी फूल फल पकड़ती है हुँ, और उसका एक साथ आप देखेंगे तो 4-5 दिनों में पूरा फसल क्या है, खराब लटक के हुँ, और वो मरना शुरू कर मरना देता शुरू है। हो जाती है। तो वो फिर संभाल नहीं पाता है आदमी। ठीक। ये है ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड में अंतर। और ये जो है कि आपके कर्जी फार्म नर्सरी इंडस्ट्री जो है, इसमें अगर कोई कस्टमर किसान जो है ऑर्डर करना चाहे, तो ऑर्डर आप कैसे लेते हैं? ऑनलाइन की व्यवस्था या ऑनलाइन ऑफलाइन? की भी व्यवस्था है, ऑफलाइन की भी व्यवस्था है, और हेल्पलाइन भी है हमारे पास में है। जी, अ, आप ये देखे होंगे टीम एक काफ़ी बड़ी बाहर बैठी हुई है। जी, ये टीम केवल फार्मर से सलाहकार के लिए। सलाह भी देती है, हाँ, बुकिंग भी करती है, डिस्पैच, उनकी इशू को क्लियर करना, कुछ-कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। और ये हमारा जो टीम है अभी, जी। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह सकते हैं इस बिज़नेस को। हुँ, हुँ। तो इसको अभी ऑर्गेनाइज़ होने में टाइम लगेगा। तो इसमें थोड़े-थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। हम लोग भी उन चैलेंजेस को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। जी, और कभी कोई चीज़ ऊपर-नीचे होती है तो हल जितना बेहतर तरीके से हल हो जाए, उसे हल करने में हम लोग लगे रहते हैं। ठीक, ठीक। और ये जो सप्लाई की क्या व्यवस्था रहती है? मान लीजिए कि किसी को डिलीवरी कराना है तो डिलीवरी उनके घर तक जाता है। घर तक जाती है? हाँ, आप ही की ये अदर ज़िम्मेदारी होती स्टेट्स है? में भी घर तक पहुँचता है माल। हम लोग पूरा उस सप्लाई चेन, हमारी एक टीम है, वो पूरा डिलीवरी को देखती है। कहाँ तक फैली हुई है? अभी तो 15 स्टेट में जा रहा है। अच्छा, अच्छा, पिछले साल 17 स्टेट में गया था, लेकिन इस बार 2 स्टेट में वहीं पर ग्राफ्टिंग शुरू हो गई है। अच्छा। तो 15 स्टेट में अभी माल जा रहा है। और ये जो आपके ब्रांचेस हैं, जो सब ब्रांचेस बता रहे थे, नहीं, हाँ, सब ब्रांचेस प्रोडक्शन के हैं। प्रोडक्शन के हैं, अभी तो हम पूरा प्रोडक्शन यहीं करते हैं। यहीं करते हैं। हाँ, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जी, अभी आस-पास में हुँ, सबसे अच्छा ग्राफ्टिंग के लिए क्लाइमेट जो है वो अंबिकापुर है। अंबिकापुर, हाँ, वातावरण को भी लेके। वातावरण, क्योंकि देखिए प्लास्टिक के घर में काम करना है और सेंट्रल छत्तीसगढ़ में गर्मी उबलती है। जी, तो वहाँ पर पॉली हाउसेस में गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है, और हम लोग प्रकृति के गोद में, हमारा अंबिकापुर का जो माहौल है, अंबिकापुर की जो हमारी जो क्लाइमेट है, जी, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो प्रकृति को मतलब पौधों को भी पसंद आता है। बिल्कुल। और ये जो है आपके फार्म में तापमान का नियंत्रण कैसे किया जाता है? अलग-अलग है, मतलब एक तो पूरा ऑटोमेटिक यूनिट है, जी, जिसमें हम लोग अ, मतलब तापमान को आर्टिफ़िशियल मेंटेन करते हैं। दूसरा एक फैन पैड यूनिट है, जो पंखों के साथ और कूलर के साथ में, उस यूनिट को हम लोग फैन पैड यूनिट बोलते हैं। उसमें जी, हम लोग तापमान नियंत्रण करते हैं। पॉली हाउसेस हैं, जहाँ पे नेट के माध्यम से टेम्परेचर को एक लिमिट के बाद में हुँ, हम लोग रखते हैं। और टेम्परेचर तो चलिए आता है, लेकिन जो सूर्य की जो किरणें हैं, नुकसान देने वाली हाँ, किरणें हैं, वो रुक जाती हैं वो पौधों तक डायरेक्ट नहीं आती हैं। तो यूवी प्रोटेक्टेड बोलते हैं, वो मल्चिंग पेपर, अरे वो हाँ, फ़िल्म लगता है, फ़िल्म। तो वो उससे पौधों को राहत रहता है। ठीक, ठीक। और ये जो है ग्राफ्टेड पौधा तैयार करने में कितना कॉस्ट आ जाता है? ये तो कहना मुश्किल है कि, जी, क्योंकि एक बल्क में तैयार होता है, फिर कितना परसेंट मोडिलिटी हुई, कितना परसेंट बचा, कितनी परसेंट जी, जर्मिनेशन है। लेकिन
एक ग्राफ्टेड पौधा का जो बाजार मूल्य है वो 10 रुपए है। और ये बात माना जा सकता है कि जो कॉस्टिंग है हाँ, वो मेरे को नहीं लगता है कि 8.5 रुपये से नीचे किसान के घर पहुंचा के देने में आता होगा। और मॉडलिटी आ गई तो थोड़ा बहुत मॉडलिटी मतलब पौधे में जी, अगर गलन आ गई या जर्मिनेशन कम आया तो और भी नुकसान हो या सकता है। फायदा हो सकता है। तो जी, एक मोटा मोटी जो आपने पूछा तो लगभग उसका जवाब तो यही है। मतलब ये जो कॉस्ट होता है कन्फर्म नहीं रहता है, वातावरण। हाँ, जर्मिनेशन हाँ, परसेंटेज कितना आया, फिर ग्राफ्टिंग के बाद में कितना परसेंट वो सर्वाइव किया। जी, और फिर दूसरा ये है कि मतलब हमने जो ग्राफ्ट किया वो जी, पूरा बिका या नहीं बिका। नहीं बिका। तो ये बहुत सी चीज़ें इस बिजनेस में चीज़ें तय हैं, इसलिए कॉस्टिंग निकालना चैलेंज जी, है। और ये कितना ज़मीन में फैला हुआ है आपका? अभी हमारा 15 एकड़ में है। 15 एकड़ में है। और मान लीजिए कि कोई जो बिगिनर है, शुरुआत करना चाहे, तो कितनी ज़मीन में शुरुआत कर सकता है? और 1 एकड़ से 1 एकड़ से लोकेशन की बात करें, किस तरह का जगह होना चाहिए? जहाँ पर पानी ना जमा होता हो, जी, वहाँ पे पॉली हाउस का निर्माण करें। और जहाँ लेबर मिल सके वहाँ पे पॉली जी, हाउस का निर्माण करें। और धीरे-धीरे काम को चालू करें, जवाबदेही के साथ में। जल्दबाजी ना करें, टाइम ठीक। लगता है। और मान लीजिए कि नर्सरी इंडस्ट्री अगर शुरुआत करते हैं, तो कौन-कौन से लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले लगता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो एनएचबी है, वहाँ से आपको जी, लाइसेंस का प्रक्रिया लेना पड़ेगा। अभी नर्सरी के लाइसेंस के लिए आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ही देखरेख में काम करना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पे रहता है हाँ, और इसके लोकल अथॉरिटी के द्वारा प्रक्रिया तो वही है, सब वही है। कुछ विभाग के माध्यम से ही आगे बढ़ती हैं चीज़ें। जी, जी। और फिर आपको लाइसेंसिंग वहीं से एनएचबी से मिलेगा। ठीक, ठीक। और जो नर्सरी इंडस्ट्री है, तो हमारे देश भारत में जो है सब्सिडी लोन योजनाएँ चल रही हैं, हुँ, हुँ। कितना सफल है? सफल है। आपको 15 से 16 लाख रुपए पॉली हाउस के ऊपर, 1 एकड़ के पॉली हाउस के ऊपर सब्सिडी है। अच्छा, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की कई स्कीमें हैं जी। पॉली हाउसेस के लिए, वो चलेंगी। वो मिलती हैं आपको। हुँ, और साथ में एआईएफ के माध्यम से आपको 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल सकता है। काम ठीक। करने का माद्दा रखने की ज़रूरत है। जी, और काम अगर आप करते हैं हाँ, तो आपको रास्ता भी धीरे-धीरे मिलता निकलते जाएगा। और चाचा जी, बचपन से लेकर आज आप जिस ओहदे पर हैं, मल्टीपल बिज़नेसेस संचालित कर रहे हैं, सबसे बड़ा संघर्ष आपका किस तरह का रहा है? सबसे बड़ा संकल्प रहा है कि मैं अपने जो वैल्यूएबल कस्टमर है मेरे, जिसको फार्मर कह सकता हूँ, जी, अगर आप चूँकि कर्जी फार्म के नज़रिए से बोलें जी, या एग्रीकल्चर फील्ड के, उनको मैं कितना संतुष्ट कर पा रहा हूँ। और अगर उनको मैं संतुष्ट कर पा रहा हूँ, हुँ, तो एक मेरे को आत्मसंतुष्टि महसूस होता है, पहला। और दूसरा ये कि काम करने के लिए आर्थिक दबाव तो बहुत रहता है। जी, उस आर्थिक दबाव की चर्चा मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत, व्यक्तिगत भी नहीं कहूँगा, वो हाँ, बहुत मुश्किल विषय है जिसको फाइट करना हम आप, हमारे आपके परिवार के मुखिया लोग सब जानते हैं। तो जी, हम लोगों को फाइनेंशियल लोड के अलावा सैटिस्फैक्शन मिलता है फार्मर को हमने अच्छा चीज़ दे दिया। फार्मर का कोई चैलेंज आया उसको हमने हल कर दिया। जी, फार्मर के साथ हम खड़े हैं। अव्यावहारिक दबाव बनाने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, कि मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहा है और उसका क्रॉप खराब हो रहा है, उसमें हम आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, लेकिन जो मेहनती किसान है, वो हाँ, बेचारे को नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो है कभी नौकरी करने का जो शुरुआती बचपन जो पढ़ाई रहा आपका, तो नौकरी करने का विचार आया था? नहीं, मैं तो शुरू से रहा था कि नौकरी पर रखना है। नौकरी में रखना है। मैं नौकरी का कभी और मन नहीं। आज के टाइम पर देखा जाए तो ज़्यादातर युवाओं के जो माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों को जो है नौकरी में, सरकारी नौकरी में दबाव बनाने लगते हैं। और इस दबाव के कारण बहुत से जो स्टूडेंट हैं, वो गलत कर बैठते हैं। उनको नहीं, क्या कहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों को तैयार करना है अच्छे से। जी, एक समय के बाद में बच्चों को अ, उनके जवाबदेही के प्रति उनको
जागरूक करना है, उनको जी। बताना है, लेकिन डिसीजन थोपना नहीं है। अगर डिसीजन आप थोपते हैं उनको, हुँ। मतलब उनके ऊपर डालते हैं हाँ। अपने डिसीजन को, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो उचित है। और न तो बिजनेस खराब है, न प्रोफेशन खराब है, जी। लेकिन जिसमें इंटरेस्ट हो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि बिजनेस अच्छा है, प्रोफेशन ठीक नहीं है, हुँ, हुँ। या प्रोफेशन अच्छा है, बिजनेस ठीक नहीं है, इससे बेहतर है मैं ये कहूँगा कि उसका जिसमें इंटरेस्ट है वो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। और हमको समझना पड़ेगा, जैसे अभी हम 3 लोग इस चेंबर में बैठे हैं, जी, तीनों के अलग-अलग चॉइस है। बिल्कुल। अगर आपके कपड़े, मेरे कपड़े, इनके कपड़े देखें तो तीनों के अपने-अपने चॉइस हैं। हाँ। तो वैसे ही बिज़नेस या प्रोफ़ेशन में भी सेलेक्टिव तो उसी को होना चाहिए जिसको काम करना है। सजेशंस हमारे होने चाहिए, वो ऑप्शन दे सकता है, जी। मुझे ये 3 में से कोई एक सजेशन आप दो। हुँ। लेकिन मैं एक फाइनल सजेशन उसको दूँ, तेरे को ये डॉक्टर ही बनना है, तेरे को इंजीनियर ही बनना है, तेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, तेरे को हाँ। गवर्नमेंट सर्वेंट ही करना है, रेलवे में ही करना है, टीचर ही बनना है। ये कहीं न कहीं पे फिर वो अ, उचित नहीं, क्योंकि जब हमारे चॉइस अलग-अलग हैं, तो जी। मेरा ब्रेन का जो सोच है ना, वो कुछ न कुछ अन्य क्रिएटिव चीज़ों में जा रहा होगा। तो मुझे वहाँ भी अगर भेजते हैं तो कोई बुरा नहीं है। नहीं है। इन पर जो है माता-पिता को ध्यान देना चाहिए। हाँ, मतलब दोस्त टाइप बात करें, बिल्कुल। या एक फ़ैमिलियर माहौल में चर्चा करें उसके साथ में, जी। वो उसको अच्छे और बुरे दोनों का अनुभव तो करा देना चाहिए, हुँ, हुँ। पर डिसीज़न उसका होना चाहिए। कि एक आम आदमी को कौन-कौन सी स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, जिससे जो है वो आप ही की तरह एक सफल उद्योगपति, कारोबारी बन सके? मैं अब तो बिज़नेस में कम हूँ, जी, मैं सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में ज़्यादा रहता हूँ। जी, लेकिन मैं एक लंबे समय तक जी। मैं बिज़नेस में काम किया, बच्चे सँभाल रहे हैं तो मैं थोड़ा-सा हुँ, हुँ। रहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबसे बड़ी चीज़ बिज़नेस में सफल होने के लिए डिसीज़न पावर है। और मैंने जो डिसीज़न ले लिया, हुँ। उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा डिसीज़न सही है। तो जैसे ही त्वरित फैसला आपका, हाँ। और विथ कॉन्फिडेंस आप अगर आगे बढ़ते हैं तो कुछ-कुछ चैलेंजेस आएँगी, जी। लेकिन आप फिर भी सर्वाइव करके बिज़नेस में आगे निकल जाओगे। तो त्वरित डिसीज़न, हुँ। और उस डिसीज़न को फिर आपको पूरे जवाबदेही के साथ सफल करना है। मार्केट को भी पढ़ना है, और मार्केट को पढ़ते हुए ये भी समझना है आपको जी। कि फ़ील्ड डिमांड क्या है, और आप जहाँ पे हैं हुँ, और जहाँ आप जाना चाहते हैं, हुँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या-क्या आपको चैलेंजेस सामने आ सकती हैं, और वो आएँगी, जी, 1% प्लस आएगा। उन चैलेंजेस को आपको हल करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ डेट तय है जी। कि मुझे बिज़नेस करना है तो मुझे जीएसटी रिटर्न जमा करनी है हाँ। 20 तारीख तक। तो अब मैं 19 तारीख की रात को सोचूँ कि 20 को जीएसटी रिटर्न जमा करना है, जी। उससे बेहतर मैं 12 तारीख के बाद लग जाऊँ। 31 मार्च बैलेंस शीट मेरी कंप्लीट करके हुँ। मुझे 30 अक्टूबर तक रिटर्न सबमिट करनी है, पिछले साल 31 मार्च बैलेंस शीट देना है मेरे को पेपर। हाँ। तो वो मुझे तैयार करके रखना चाहिए। मुझे बैंक का टाइम समय पर करना है, जी। मुझे पार्टी पेमेंट समय पर करना है, कंपनियों की क्लोजिंग का मुझे ध्यान रखना है, मुझे सीज़न का ध्यान रखना है, मुझे डिमांड और सप्लाई चेन का ध्यान रखना है। मुझे अपने गोडाउन में तो वो जो नुकसान करने वाले चूहे हैं उनका भी ध्यान रखना है, और मुझे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत फायर एनओसी से लेकर के स्टाफ इंश्योरेंस से लेकर के, गोडाउन इंश्योरेंस से लेकर के, लोन के इंटरेस्ट तक के हर पार्ट को मुझे समझ के चीज़ों को चलना है। तो जब मैं इन सब चीज़ों का मूल्यांकन और एनालिसिस करने जान जाऊँगा, हुँ। मैं लाइसेंसिंग व्यवस्था के साथ-साथ मैं अपने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जमा लूँगा, तो शायद मैं बहुत से चैलेंजेस को सामना भी करता जाऊँगा और हल भी करता जाऊँगा। लेकिन जहाँ मैं इन चीज़ों को समझते हुए जी। हल नहीं करूँगा और सामना करने के लिए तैयार नहीं रहूँगा, तो हर चैलेंज मुझे बहुत बड़ा एक इश्यू टाइप महसूस होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर बिज़नेसमैन काम करता है, तो बहुत दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। बिज़नेस में हाँ। एक जैसा दिन समय किसी का नहीं रहता है। हुँ, आप अगर 51%, 55%, 60% हुँ। लोड फ्री हैं,
40% लोड है, 30% लोड है, 20% लोड है, वो रहेगा। ये बिजनेस है। कहावत है, धंधा तो हमेशा नरम गरम चलता है। जी। तो कभी नरम चलेगा, कभी गरम चलेगा। गरम चलेगा। तो आपको इन चीज़ों को बिजनेस में लेके चलना पड़ेगा। और कभी भी ना आप खाता क्या बनाते हो? अकाउंट अपने 31 मार्च को क्या बनाएंगे आप? हाँ। एक बिजनेसमैन खाता बनाता है तो क्या लिखता है उसको? 31 मार्च तक हाँ, 31 मार्च तक पूरा। हो 1 गया। अप्रैल से 31 मार्च। हाँ, 31 मार्च को क्या बनाएगा? वित्तीय उसको वर्ष विवरण। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, क्या बनाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अकाउंट। लाभ हानि खाता उसको बोलते हैं। हाँ, तो लाभ खाता थोड़ा बनता है। जी। खाता क्या बनता है? लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता। तो नरम गरम बिजनेस में चलता है। अब वो किसी चीज़ में लाभ भी हो सकता है, किसी चीज़ में हानि भी हो सकती है। कोई चीज़ फँस भी सकता है, कोई चीज़ सुपरहिट भी हो सकता है। तो इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है कि हमारा खाता जो बनता है उसका नाम ही है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता। तो जब मैं लाभ खाता बना नहीं रहा हूँ, जी। लाभ हानि खाता बना रहा हूँ, तो कुछ-कुछ चैलेंजेस जो आएँगी, उनको हल करते हुए आगे निकलूँगा। जैसे-जैसे बाल सफ़ेद होगा, जी। समझ रहे हैं ना? तो आप मान के चलिए कि आप मैच्योर होते जाएँगे। लेकिन यूथ के पास तो बहुत कुछ सीखने को अब है। यूथ के पास जो मोबाइल है, हाँ। यूथ के पास जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, एआई है, जी। बहुत से बिज़नेस समझाने वाले लोग हैं जो उपलब्ध रहते हैं, हुँ, हुँ। कोचिंग है, आपके पास आपको बहुत से टेक्निकल जानकारी लेनी है, तो अब यूथ और अच्छा हमसे बेहतर कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो भारत देश है, जी, वो युवाओं का देश है। बिल्कुल। युवाओं को सही रास्ते पे ले जाएँ और बिज़नेस को एक सक्सेस मॉडल बनाए हुए जो लोग हैं, हाँ, उनको आइडियल रूप से लोगों से उनकी मुलाकात, उनकी चर्चा, यूथ उनको देखे, समझे, बहुत आगे निकलेंगे। मैं युवाओं को चाहता हूँ हुँ, कि थोड़ा संयम के साथ चीज़ों को समझते हुए बिज़नेस में आएँ। कैपिटल 33% पहला साल लगाएँ, 33% नेक्स्ट ईयर लगाएँ और 33% थर्ड ईयर लगाएँ। आप देखिएगा वो यूथ मार नहीं खाएगा। और 200% कैपिटल वो लगा दिया, मतलब 100% घर का और 100% लोन का। जी। और यदि कोई चीज़ उससे टेक्निकल मिस्टेक हो गई, तो उसको दिक्कत है। आप ग्रेजुएशन कितने साल में करते हो? लगभग 18 साल से शुरू हो जाती है, किस्त में नहीं, खत्म। 3 साल का 3 ग्रेजुएशन, साल रहता है। 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, हाँ, अलग-अलग विषयों पे देखें अलग-अलग तो। विषयों पे। तो आप ये कैसे मान ले रहे हो कि पहला ही साल काम चालू किया और काम पहला ही साल में खत्म। सक्सेस हो जाऊँगा? तो 3 से 4 साल एक बिज़नेस को, मॉडल को सक्सेस करने में लगता है समय। जी। और अच्छा, किसी को फाइनेंशियली फ्री होना हो, तो उसको किस टाइप से शुरुआत करना चाहिए या फिर किस टाइप का काम करना फाइनेंशियली चाहिए? फ्री माइंड से होना पड़ता है। माइंड से कैसे होता है फाइनेंशियली फ्री? कि मेरे जो एसेट्स हैं जी, और मेरी जो लायबिलिटीज़ है, जी, और तीसरा बीच में बैठा हूँ मेरे जो डेली या मंथली एक्सपेंस है। इसमें रनिंग कैपिटल, जी। जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, हुँ, वैसी रनिंग इनकम होनी चाहिए और आपका फिक्स इनकम होना चाहिए और आपका मतलब हिडन इनकम होना चाहिए। हिडन इनकम मतलब जैसे कोई चीज़ में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए। वो अचानक ग्रो कर गया, 10 साल बाद आपको ज़रूरत है, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको अच्छे स्कूल भेजना है, जी, तो वो इनकम आपका काम आएगा। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम है। अब आपका रनिंग इनकम, रोज़ के खर्चे के लिए आपको एक इनकम होनी चाहिए। और तीसरा आपका जो बिज़नेस प्रोफ़ेशन से इनकम है, चाहे जैसे भी आप इनकम कर रहे हो, तो जब तक आप इन तीनों चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे हुँ, कि मुझे कुछ बिज़नेस से भी इनकम हो, कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट से भी इनकम हो, कुछ मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से भी इनकम हो, तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो इनकम आएगा। 10-20 साल आप अच्छा बिज़नेस कर लीजिए, फिर आप आ जाइए कि नहीं मुझे तो अब रेंटल इनकम चाहिए, तब जी, तो कुछ प्रॉपर्टियाँ आपकी बन जाएँगी। फिर और उसके बाद में आगे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं जो है अब थोड़ा-सा रिटायरमेंट इनकम की तरफ देखूँ। तो शुरू से जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, हाँ, चाहे इंश्योरेंस के माध्यम से, चाहे रेंटल इनकम के माध्यम से, तो आप आगे आके उस पोज़ीशन तक पहुँच जाएँगे। लेकिन जब आपने बिज़नेस चालू किया है, जी, तो आप ये पहले मान के चलिए कि मुझे सक्सेस होना है। सेफ ज़ोन जाने के लिए हमेशा 10 साल, 11 साल के बाद बिज़नेसमैन को सोचना चाहिए, अब मुझे किस ज़ोन की तरफ बढ़ना है। अगर आपका जो एसेट्स है जी, और जो लायबिलिटी है,
इन दोनों में अगर एसेट्स आपका भारी है, बड़ा है, ज़्यादा है, तो लायबिलिटी कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन अगर एसेट्स के ऊपर लायबिलिटी हावी होने लगा, हम्म, तो या तो आपकी वर्किंग में कहीं चूक है जी या फिर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है। इसको आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक ठीक। और चाचा जी, आम इंसानों में एक जो है दिमाग में विचारधारा लेकर चलते हैं कि जो उद्योगपति कारोबारी हैं वो बुरे लोग होते हैं, लूट कर अपनी संपत्ति बनाई है। इस टाइप का विचारधारा आम इंसानों पर कहीं कहीं देखा जाता है, उनको आप क्या कहेंगे? कुछ लोग होते होंगे, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे जी में मैं नहीं बोलूँगा। जी पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जी। इसमें बड़ा हिस्सा किसका है? टैक्स पेयर कृषि, का। हाँ, ये कारोबारियों का टैक्स पेयर का। टैक्स पे। टैक्स पेयर पैसा देते हैं, जी ठीक। पर इसमें जो टैक्स पेयर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं जी। और मेहनत कर रहे हैं, हम्म, आप एक बात मेरे को बताइए, जैसे आपने तय कर लिया कि मुझे प्रोफेशन में जाना है और मेरी सैलरी फिक्स है, हम्म, तो आपका ग्रोथ उतना ही रहेगा। मैं बिजनेस में जा रहा हूँ और मैं कोई भी काम करूँगा, हम्म, मतलब मैं 2-3 काम करूँगा, कोई भी काम करने से मतलब मैं 2-3 काम करूँगा। मल्टीपल काम। तो मल्टीपल काम करूँगा तो शायद मेरे कहीं-कहीं से सोर्सेस अच्छे है। मिल सकते हैं। हम्म, मेरा उससे काम हो जाएगा। हम्म, मैं आज 1 करोड़ का कर रहा हूँ, फिर 2 करोड़ करूँगा, फिर 5 करोड़ करूँगा, फिर 10 करोड़ का काम करूँगा, तो मैं जैसे-जैसे मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, जी मेरा जो नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है? अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ और इनकम टैक्स एक्ट से लेकर के जीएसटी के नियमों का पालन कर रहा हूँ, जी तो पहले तो व्यावसायिक बोलूँगा, अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उद्योग उसने चालू किया, वो अपने सभी जवाबदेही, अपने सभी लाइसेंसिंग का पालन कर रहा है और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को लोगों ने सराहा और जी उसकी इंडस्ट्री सफल हो गई और उसकी इनकम बढ़ गई है और वो अपने नियमानुसार टैक्स पटा रहा है, तो उसको भी अपन गलत नहीं कहेंगे। टैक्स पेयर के पैसे से कई बार बहुत सी योजनाएं चलती हैं। अब रह गया कि गलत कौन है, जी तो जो गलत तरीके से काम कर रहा है वो गलत है। उसके लिए चाहे वो उद्योगपति रहे, चाहे व्यवसायी रहे, चाहे वो नौकरी पेशा का आदमी हो, जो गलत प्रैक्टिस में काम कर रहा है, जी उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से बिजनेस करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अब तो डिजिटल इंडिया का ज़माना है। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ऐसे नियम्स ले आए हैं कि करप्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, जी या कहा जाए कि थोड़ा बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ जी कि बिजनेसमैन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, रिटर्न सबमिट कर रहा है हम्म, और सब पैसे का लेन देन कर रहा है। गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि कहीं बिजनेसमैन के ऊपर बहुत लोड तो नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल लेकिन समाज का ही हिस्सा है बिजनेसमैन भी, और हर बिजनेसमैन गलत होता है ऐसा मैं नहीं मानता। बिल्कुल। ये जो है आम लोगों का अगर जो भी सोचता है नहीं नहीं, ये गलत विचार है। 1-2% होते हैं सब जगह हाँ पे। हाँ, अपवाद। कोई किसी को भी गलत कह सकता है तो उसका वो गलत हो भी सकते हैं, वो लोग होते जी भी होंगे, पर अमूमन लोग जो हैं जवाबदेही के साथ काम करते हैं। आप देखिएगा ना, बिजनेसमैन फाइट भी कितना करता है, मतलब वो मॉर्निंग में जाता है अपने काम में और रात तक अपने काम को करके आता है और लगातार कई वर्षों तक यही काम करते रहता है। ये एक 10 बाई 15 की शॉप में बैठा है हाँ और वही सुबह 9 बजे पहुंचना और रात को 9 बजे बंद करना, और उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं, बेचारा उसके पास जवाबदेही ऐसा है, तो ब्रेन को भी वो पूरा बंद कर देता है। मैं तो, मेरा ही दुकान ये है और इसी से मेरे को आजीविका अपने परिवार की चलानी है, चलाना है, मतलब मालिक भी वही, लेबर भी वही, सब कुछ। और सब वो कुछ। उनके आधार पे अपने आप को हम्म, प्लान भी करता है। तो बिजनेसमैन की समर्पण भी बहुत सी जगह पे रहते हैं। चाचा जी, एक कथन है कि राष्ट्र निर्माण जो है नौकरी लेने से नहीं बल्कि नौकरी देने से होती है। इस कथन पर आपका क्या विचार है? नहीं, दोनों पक्ष हैं। जी अ, अगर जो सरकार शासन बैठी हुई है, जी उनको जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर जितनी नौकरी है, जी वो उनको देना चाहिए। जी और उद्योगपति, व्यवसायी, कृषि कार्य करने वाले, डेवलपमेंट का काम जो कर रहे हैं, निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं, वो जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर में, वो लोग जितना नौकरी दे सकते हैं, उनको उतना नौकरी देना चाहिए। दोनों विन विन सिचुएशन है। हाँ सरकार को अपनी जवाबदेही से भागना नहीं है, जी उनको पूरी जवाबदारी के साथ में नौकरी देना है। हाँ इसमें मैं
अग्निवीर जैसे नौकरी को नौकरी नहीं मानता। ये बिल्कुल मेरी सोच है बिल्कुल। कि मैं किसी को 4 साल 6 साल नौकरी करा दूं और बोलूं कि अब तुम निकलो। रिटायर हो जाओ, तो वो तो उचित नहीं है, क्योंकि उसकी तो जवाबदारी उस दिन से शुरू होती है। जी तो ये सरकार का अगर योजना है तो ये कहीं ना कहीं पे गलत है। जी। ठीक। और दूसरा, व्यवसायियों को मैं कहूँ, अगर हाँ। वो जितनी क्षमताओं के साथ नौकरी दे रहे हैं, उनको जो है एज पर नॉर्म्स लेबरों को भुगतान करें, उनका ध्यान रखें, हम्म। और मिनिमम व्यवस्था जो दिया जाना चाहिए उन व्यवस्थाओं को उनको दें। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जी ये दोनों जब तक काम सही नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण बहुत बेहतर रास्ते पे चलेगा, इसके चांसेस कम हैं। लेकिन अगर नौकरी गोल तो यूथ गोल, जी। और अगर नौकरी के दम नौकरी है ही नहीं है तो यूथ इतना पढ़ेगा क्यों? तो बिल्कुल। नौकरी भी चाहिए, साथ में बिजनेसेस का। प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरियां चाहिए और बिजनेस भी चाहिए। तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो चाहे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो, हाँ। ये दोनों ही समाज को चला सकते हैं। फिर एक एग्रीकल्चर इनकम है, जी फिर एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। तो ये सब अगर अपन बिजनेस की बात करें तो इसका मूल सार है कि उसे लाभ कितना है। तो सभी सेक्टर में जब तक संभावनाएं नहीं रहेंगी, तब तक एक समुचित राष्ट्र निर्माण नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। और जो है आपके जितने भी मल्टीपल बिजनेसेस संचालित हो रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो हमारे देश में चल रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान को आप किस तरह लागू होते हुए देखते हैं? नहीं, मैं तो ये देखता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी काम कर रहा है, वो अपनी पारिवारिक व्यवस्था के तहत चीजों को सेट कर ले रहा है। जी। ठीक। और मैं ये भी चीज देख रहा हूं हम्म। कि भारत का हर व्यक्ति हम्म। अपना 100% दे रहा है। जी हर व्यक्ति को मैं कहूंगा, एक दो जी। परसेंट 4% की बात अलग है। तो उससे कहीं ना कहीं पे, अब बिहार का व्यक्ति हाँ। यदि उसको वहां रोजगार की संभावना नहीं है, वो बंगाल में और आपके लद्दाख में जाके काम कर रहा है, वो भी भारत का हिस्सा कोई निर्माण कर रहा है। 100% दे रहा है अपना। लद्दाख के ठंड में आप जाके देखिएगा तो बिहार का आदमी काम करता हुआ मिलता है, और आप जाके बंगाल में देखेंगे तो भी मिलेगा, और महाराष्ट्र में जाएंगे तो भी मिलेगा। तो आज के तारीख में मैं ये कहूँगा कि जी ये मतलब एक खूबसूरत जगह है भारत, जिसमें प्राकृतिक कारणों से, जनसंख्या के कॉम्बिनेशन से, एक जहाँ पे जहाँ जहाँ पे संभावनाएं हैं जी। वहाँ पर लोग जाकर के काम कर रहे हैं। और ये जो गुलदस्ता है ये खूबसूरत बना रहे, इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब से ऊपर बढ़कर भारतीयता को लेकर के चले तो भारत का निर्माण बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। जैसे आप बताए बिहार का, लेकिन छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ज़्यादातर स्टेट के लोग छत्तीसगढ़ काम करने आते हैं, लेकिन जाने वाले आंकड़ों की बहुत कम संख्या है। अच्छा है। इस पर क्या अगर विचार रखते पलायन हैं? नहीं हो रहा है, जी मतलब संपन्नता है। आपको साउथ भारत में सबसे संपन्न एरिया मान लीजिए, माना जाता है, जी प्रति व्यक्ति आय वहां की ज्यादा है। जी। तो वहां के आपको बहुत लोग इधर आके काम करने वाले कम मिलेंगे। कम मिलेंगे। तो यदि कहीं पर पलायन नहीं हो रहा है, लोग नहीं जा रहे हैं, वहीं पे काम मिल रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यदि कहीं कोई स्किल्ड ऐसा चीज है जो वहीं से लोग निकलते हैं, हाँ। अगर बंगाल से ही लोग निकलते हैं और पॉली हाउस बनाते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा बात है। वो टेक्निकल स्ट्रांग है, वो लोग करते हैं। आज फर्नीचर का काम पूरे देश में बंगाल के लोग निकल रहे हैं, जी वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग, यदि हम अपने छत्तीसगढ़ के यहाँ अगर हम रोजगार सृजन कर ले रहे हैं, आत्मनिर्भर हो जा रहे हैं, जी। हम अपने यहाँ रहते हुए अपने परिवार के साथ अपनी आजीविका को चला रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए अंबिकापुर शहर अपना सरगुजा जिला किस लिए फेमस है? पहले तो क्लाइमेट, दूसरा माँ महामाया जी का आशीर्वाद है, जी। और बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। इसके लिए अंबिकापुर जाना जाता है। अब तो स्वच्छता में भी अंबिकापुर का नाम देश में काफ़ी आगे हो गया है। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो भी बाहर से आते हैं वो यहीं बस जाते हैं। क्या क्लाइमेट से मेन कारण क्लाइमेट है। कारण? और अभी तक यहाँ का जो लोगों का आपस में जो भाईचारा है, जी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार हैं और कूल हैं, और ये समरसता आपस में जब तक बनी रहेगी, बस जा रहे हैं ना, मतलब क्षेत्र का विकास हो हो रहा रहा है। है। तो यही तो डेवलपमेंट है। ये जब तक समरसता है, आपस में भाईचारा है, हम्म। तब तक लोग
इस एरिया को या क्षेत्र को या शहर को एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ सुकून नहीं है फिर वो लोग वहाँ से अपना जवाबदेही पूरा किया और निकल जाते हैं। तो अंबिकापुर में ये एक उपलब्धि सरगुजा संभाग में अच्छी बात है। चाचा जी, एक सफल व्यापारी, कारोबारी या उद्योगपति बनने के लिए पॉलिटिकल कनेक्शंस कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, नहीं, पॉलिटिकल कनेक्शन से कई बार नुकसान भी होते हैं। जी। हम लोग क्या है कि हम लोग सामाजिक जीवन में भी हैं, जी। राजनीतिक जीवन में भी हैं, तो कई बार व्यवसाय उससे सफ़र करता है। हाँ। और मैं तो नहीं मानता हूँ कि 1% भी है। मेरे जो आइडियल हैं, राजनीतिक आइडियल आदरणीय टी एस सिंहदेव जी, जी। उनको भी मैं देखता हूँ, तो उनसे भी कुछ चीज़ों को मैं सीखता समझता हूँ। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी पॉलिटिक्स में तो ही वो बिजनेस में सफल होगा, बल्कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद बिजनेस में सफल होना एक चैलेंज हो जाता है। मैं बताया आपको ना कि जी। मैं बिजनेस में कम रहता हूँ, पहले मैं बताया आपको। बिल्कुल। मेरे बच्चे, मेरे भाई बिजनेस को संभाल रहे हैं, जी। जी। तो थोड़ा मैं अपना सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में समय देता हूँ। बट पॉलिटिकल कनेक्शन से बिजनेस को लाभ होता है, ये तो मैं तो नहीं मानता। और ये जो राजनीतिक फंडिंग होती है, वो किस टाइप की होती है? मैं समझा नहीं, राजनीतिक फंडिंग ये मतलब? जैसे चुनावी जो फंडिंग बिजनेसमैन के द्वारा जो पॉलिटिकल ये पार्टीज टॉप की लेवल में चलता है। ये संभाग स्तर के व्यवसायियों को इनसे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं नहीं होता है। है। ये आप मान के चलिए कि अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए रास्ता खोल दिया है हाँ। कि आप सीधे इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप डायरेक्ट फंड दीजिए। हम्म। तो वो, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए वो चीज़ें हैं। संभाग लेवल में इन सब चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रोल नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि संभाग में ये चीज़ों की ज़रूरत है अभी वर्तमान में। जी। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनके साथ में वो लोग चंदा का लेन देन करते हैं। वो उस लेवल के लोग हैं, वो राष्ट्रीय संभाग लेवल स्तर पे पे नहीं होता, ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं, मैं भी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, इसीलिए मेरा और सवाल था। मेरे को लगता है कि ऐसा जी। होता नहीं है। और चाचा जी, जैसे आपका कर्जी फार्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स का जो छूट वाला, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी अर्निंग होती है उस पर छूट का प्रावधान है, किस तरह लागू होती है? एग्रीकल्चर गवर्नमेंट के नॉर्म्स में है कि टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम मानी जाती है, जी। और नर्सरी में तो जीएसटी भी लागू नहीं है, लगता उसमें भी नहीं है। लेकिन हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी जानकारी देनी पड़ती है, मतलब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाँ को, हाँ, और वो हमारे खाते बही का हिसाब रखता है। हिसाब हम देते हैं, ऑडिट होती है, जानकारी हम देते हैं। पर अभी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है। इससे किसानों को एक तरह का हाँ, प्रोत्साहन भी है। किसानों को बड़ा प्रोत्साहन है, लेकिन किसानों को और प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एमएसपी पे आना पड़ेगा। जिस दिन गन्ना का एमएसपी हो जाए, जिस दिन गेहूं का एमएसपी हो जाए, जिस दिन चना का एमएसपी हो जाए, जी। आप ये मान के चलिए कि सीरियल क्रॉप की इधर एमएसपी हो गए, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हार्टिकल्चर का इंश्योरेंस जो है वो व्यवहारिक हो जाए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फार्मर को बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। मिलेगा। अच्छा चाचा जी, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से दो ही तीन बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। जी। इनपुट जो आपके हाथ में है उसको समय पर दीजिए, फर्टिलाइजर, बीज किसानों को पर्याप्त मिले। जी। एमएसपी को कानून का मान्यता दीजिए कि एमएसपी को कानून का स्वरूप दिया जाए, और सरकार से तीसरी मांग करूंगा कि जो फार्मर को सब्सिडी मिलनी है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था आप बनाएं कि बिचौलिया उसमें हाँ बाहर सर, हो जाए। बाहर। जब डीएपी, यूरिया, पोटास खरीदने के लिए फार्मर जब सोसाइटी में जाता है जी। और डायरेक्ट उसके सब्सिडी का लाभ फार्मर को मिल रहा है, हम्म। तो कल जो अन्य कृषि इनपुट के लिए फार्मर जब
विभागीय योजनाओं को लाभ लेना चाहता है तो कुछ ऐसा स्वरूप बने कि बिचौलियों का रोल वहाँ पर खत्म हो जाए। खत्म हो जाए और फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी, शासन के जो लाभ हैं वो किसान को डायरेक्ट मिले। ठीक। और जो है सरकार उद्योगपतियों को, कारोबारियों, बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए मदद करती है। करती है। किस उद्योगपतियों को, कारोबारियों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ उद्योग विभाग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जी। और उसमें बहुत से योजनाएं चलती हैं। जैसे आज होटल इंडस्ट्री में स्कीम्स हैं, कोल्ड स्टोर्स में स्कीम्स हैं, हाँ। जैसे आज हॉस्पिटल बनाने में स्कीम्स हैं, कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों में स्कीम्स हैं, जी। सब्सिडी हैं। ऐसे टाउन का भी बंटवारा है कि ए ग्रेड के टाउन में इतना % डिस्काउंट सब्सिडी है, बी ग्रेड के ब्लॉक्स में इतनी सब्सिडी है, सी ग्रेड के ब्लॉक्स में इतनी सब्सिडी है। उद्योग मंत्रालय का काम, चाहे सेंट्रल उद्योग का काम हो, चाहे स्टेट उद्योग मंत्रालय का काम हो, वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर अपने तरफ से प्रयास करते रहती है। कितना व्यवहारिक कर रही है और कितना कम लाइसेंसिंग हो, जी। कितना उसमें सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाए, ये हमेशा एक चैलेंज रहता है। तो ये कहीं न कहीं पे ये औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और जिसके पास जिस देश में इतना सूर्य की रोशनी हो, इतनी पानी की व्यवस्था हो, इतनी ज़मीनें उपलब्ध हों, इतने संसाधन उपलब्ध हों, इतने खनिज संपदा उपलब्ध हों और इतना एग्री प्रोडक्ट उपलब्ध हो, तो वहाँ पर तो उद्योग लगना ही चाहिए। और अगर उद्योग लगता है, तो आप ये मान के चलिए कि उससे किसानों से लेकर के जी। आम भारतीय को उससे लाभ मिलना ही मिल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, उद्योग लग गया मतलब एक प्रोडक्शन हुआ, उसको वैल्यू एडेड हमने कर दिया, जी। तो उसका लाभ उसको तो मिलेगा ही, उसके रोजगार से लेकर के अन्य चीज़ों का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को भी लोगों मिलेगा। को मिलेगा। स्थानीय लोग हुँ। आत्मनिर्भर बनेंगे। चाचा जी, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप खुद को कहाँ देखते हैं और अपने मल्टीपल बिज़नेसों को? मल्टीपल बिज़नेस तो अब परिवार को मैंने धीरे-धीरे करके सौंप दिया है जी। और लगभग और मैं अपने सामाजिक और राजनीतिक जवाबदारी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और मैं 55 का हो गया हूँ। लगता है कि अब जितने समय तक काम करने का मौका भी लंबा काम है, जी, जी, जी। तो वो ज़्यादा काम मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगे। देना चाहता हूँ। बाकी कल क्या करना है, नहीं करना है, ये तो भगवान जाने और जो समय कराएगा वो सब हम लोग करेंगे। आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी हूँ। हुँ। जैसे आप चुनाव वगैरह लड़ने का विचार? नहीं, मैं अपने राजनीतिक पार्टी के साथ मैं काम करता हूँ और वो पार्टी का सिपाही हूँ, जो जवाबदारी मिलता है वही करता हूँ और उतना भी हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। वहाँ हम लोग केवल ये सोच के चलते हैं कि हमको मैं आम अपने सरगुजिया लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है। चाचा जी, यदि आपके बेटे के पास 1 लाख रुपए है, तो उसे आप कौन-सा बिज़नेस शुरू करने के लिए सलाह देंगे? जो बिज़नेस कर रहे हो, उसको और बेहतर तरीके से करो क्योंकि अ, और जो आपका इच्छा है, जी। उसमें ही उस पैसे को इन्वेस्ट करो, जो कर सको क्योंकि इन्वेस्ट करना आसान है, फिर उस इन्वेस्टमेंट को निकालना मुश्किल। मुश्किल काम है। आप 1 लाख रुपए डाल दिए कहीं पे, हाँ, तो उसे प्रॉफ़िट के साथ निकालना चैलेंज है। चैलेंज है। तो जिसमें आपको लगे कि मैं इस चैलेंज को हल कर सकता हूँ, ये चैलेंज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, हुँ। तो वही काम को आपको करना चाहिए। बाकी चाचा जी, आपका जो वार्तालाप साथ में हुआ, वो इतना महत्वपूर्ण रहा। अगर ये वीडियो जो भी देखता है, तो बिज़नेस के क्षेत्र में थोड़ी बहुत राजनीति के क्षेत्र में बात हो गई और जो सरकार कितनी सहयोग कर रही है और आम जो युवाएँ हैं, वो कितना बिज़नेस की ओर कैसे जाएँ, इस पर जो वार्तालाप हुआ बहुत महत्वपूर्ण रहा और हम हमारे पूरे दर्शक सदैव आपके आभारी रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं धन्यवाद। कहूँगा आपको। नमस्कार। जी।